तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो हम लोग जो है मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में वर्णन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। इसमें आज जो है हम ये गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है? तो क्या है इस वंश के बारे में पहले थोड़ी सी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो गुर्जर शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया है? बाणभट्ट ने किया है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है मगर ध्यान रखिएगा, आपके जो मेंस आंसर राइटिंग होती है उसमें आपको जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें काम आएगा ये, है ना? द वर्ड गुर्जर वर फर्स्ट यूज्ड बाय बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में किया गया था। ठीक है, बाणभट्ट ने एक रचना करी है हर्षचरित, हर्षवर्धन के काल में थे ये। उसमें हमें देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। अब ये 8वीं शताब्दी में इन्होंने शुरू किया। देखो हर चीज में क्या होता है ना, एक मतलब ये जो रहता है ना, ऐसा पहाड़ चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो कोई भी चीज शुरुआत होती है ना, तो यहाँ से धीरे धीरे उठती है, फिर वो अपने आगे बढ़ती है, फिर वो अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचती है। फिर जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचती है ना, तो उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है। डाउनफॉल शुरू होने के बाद वो फिर आगे बढ़ती है और फिर यहाँ पे पहुंचती है, फिर उसका डाउनफॉल शुरू होता है। तो ये वाला जो चीज है ना, ये हर चीज में ये हमें देखने को मिलेगा। चाहे वर्तमान में अगर आप पार्टी के स्तर पे देख लो, है ना, कांग्रेस पहले क्या थी और अभी क्या हो गई, बीजेपी पहले क्या थी और अभी क्या है। चाहे आप शासकों के उस पर देख लो, चाहे किसी भी आप उसमें देख लोगे ना, तो हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। उत्पत्ति के संबंध में क्या बताया जाता है कि अर्बुद पर्वत या फिर आबू पर्वत से इनका उत्पत्ति का संबंध बताया जाता है। और ऐसा वर्णन हमें जैनद अभिलेख और धनपाल की रचना है तिलक मंजरी, उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें याद रख लेना आप, क्या कि ये जो धनपाल है, धनपाल की रचना का क्या नाम है? तिलक मंजरी। क्वेश्चन अगर आ जाए कभी तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सोर्सेस में इसका वर्णन है। ठीक है, आप भली चाहे नोट्स बना रहे हो ना बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये जो प्री वाले फैक्ट्स है ना, इनको जरूर लिखिएगा कि तिलक मंजरी के लेखक किसने लिखी है? धनपाल ने लिखी। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ना, ये गवर्नमेंट की ही किताब थी, और गवर्नमेंट की किताब से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमपीपीएससी के प्री। ठीक है, जैसा कि मैंने एक आपको बताया ही था कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे तो सीएम राइज योजना करके दिया हुआ था। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे में उसकी डेट जो है वो नहीं दी थी, डेट जो है डेट का वर्णन नहीं था। फिर यही क्वेश्चन जो है वो फॉरेस्ट के पेपर में हमें देखने को मिला। ठीक है, फॉरेस्ट का मेंस का पेपर था। अब है ना, अब इकोनॉमिक सर्वे में डेट नहीं थी और ये वाला क्वेश्चन उसमें आ चुका था, डेट पूछी थी, और फिर वो क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। वो क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, क्यों कर दिया था? अब उनको ऑथेंटिक ऑथेंटिक सोर्स से, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो धनपाल है, तिलक मंजरी लिखी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वे कक्कुक के जोधपुर तथा भोज भोज के सागरताल अभिलेख, कक्कुक का जोधपुर में अभिलेख होगा और भोज का सागरताल अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को ब्राह्मणों की संतति बताया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, आगे आगे चल के आएगा। एक थे हमारे गुर्जर, ठीक है, दूसरे थे हमारे प्रतिहार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिहार को है ना, इन्होंने किससे जोड़ दिया? ब्राह्मणों से। फिर आगे चल के ये जो गुर्जर होंगे ना, ये इनकी इनके इनको जो है वो राजसत्ता से जोड़ा जाता है। ठीक है, इनका जो संबंध है वो राजसत्ता से जोड़ा जाता है, और फिर इन्हीं के लोग आगे चल के शासक वगैरह बनते हैं और फिर साम्राज्य विस्तार करते हैं और हमारे लिए पढ़ने का खेल कर जाते हैं, है ना? तो क्या बताया कि ब्राह्मणों की संतति बताया जाता है प्रतिहारों को। ये किस में लिखा है? ये सागरताल अभिलेख में लिखा है, भोज के इसमें। अच्छा, ये भोज जो है परमार भोज नहीं है ये, ठीक है, मिहिर भोज है। फिर वराहमिहिर ने भी बृहद संहिता में पशुपालक अर्बुद पर्वत के प्रवचन के तथ्य को प्रकाशित किया है। वराहमिहिर की किताब कौन सी है? बृहद संहिता। इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि इनका जो जन्म है ना, वो उज्जैन के पास वो एक कोई सा स्थल है, वहां से माना जाता है। ठीक है, वो स्थल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वराहमिहिर का संबंध मध्य प्रदेश से भी इनका जन्म हुआ था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें ये नवरत्नों में भी थे। इन्हें कौन सी रचना है? बृहद संहिता। और इन्होंने भी जो है आबू पर्वत से इसका गुर्जर प्रतिहारों का उत्पत्ति बताई है। फिर गुर्जरों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, किसका? गुर्जरों का। ठीक है, फिर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के संबंध में क्या है? महत्वपूर्ण सूचना हमें कहाँ से मिलती है? पाउक का जोधपुर अभिलेख से और कक्कुक का घटियाला अभिलेख से मिलती है। इनकी उत्पत्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिलती है कि इसमें प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष है वो हरिश्चंद्र ब्राह्मण को बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है
हरिश्चंद्र ब्राह्मण, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वो बताया गया है जिसके वंश का प्रारंभ रामभद्र के भ्राता लक्ष्मण से हुआ है। ठीक है, रामभद्र के भ्राता लक्ष्मण से। तो इसमें तो ये हरिश्चंद्र को ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र ब्राह्मण प्रतिहार वंश का मूल मूल पुरुष मारे गए हैं। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे क्या था कि हमने दो चीजें देखी थी, है ना। दो दो अभिलेख देखे थे ना, एक बाउक का जोधपुर अभिलेख और कक्कुक का घटियाला अभिलेख। ठीक है, तो एक में तो ये वर्णन हो गया। अब दूसरे वाले में क्या है कि जोधपुर अभिलेख के अनुसार हरिश्चंद्र रोहिल्डी नामक एक वेद एवं शाश्वत ब्राह्मण था। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि जो हरिश्चंद्र थे वो क्षत्रिय नहीं थे, वो ब्राह्मण ही थे। फिर इन्होंने हरिश्चंद्र ने विवाह किया, दो विवाह किए थे। एक विवाह किया इन्होंने कन्या ब्राह्मण से, और फिर बाद में भद्रा नाम की एक क्षत्रिय राजकन्या से भी इन्होंने विवाह किया। ठीक है, फिर ये जो भद्रा कन्या है इसी से इनको चार पुत्र प्राप्त हुए थे, आगे बताया है। फिर ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र जो है वो प्रतिहार ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, प्रतिहार क्या कहलाए? ब्राह्मण। और भद्रा से जो चार पुत्र हुए थे, भोगभट, कक्कक, रज्जिल और दग्ग, इन्हें प्रतिहारों के राज्य का प्रारंभ किया। क्यों किया? क्योंकि देखो भाई, अब ये जो महिला थी अब ये जो महिला थी इन्होंने दो, ये तो पहली वाली तो ब्राह्मण हो गई, दूसरी ये जो भद्रा कन्या थी ये तो क्षत्रिय थी। अब जेनेटिक्स का असर तो होगा इन चार में से किसी एक पे, सबके सब तो ब्राह्मण बन नहीं जाएंगे। तो इनका जो क्या है, राजसत्ता के ऊपर इनका आ गया था कि यार हम तो राज शासन करेंगे। फिर इन्हीं लोगों ने अपने बाहुबल के दम पे क्या हुआ, मांगेपुर दुर्ग है मंडोरा, उसको जीत लिया था। किसने? प्रतिहारों के लोगों ने। कौन थे ये? भद्रा कन्या से जो उत्पन्न चार पुत्र हुए थे उन लोगों ने मांगेपुर दुर्ग को जीत लिया था। फिर वसंतगढ़ से प्राप्त वज्रभट्ट सत्याश्रय के अभिलेख से राजिल के पुत्र नागभट्ट, राजिल का जो पुत्र है ये राजिल, ये राजिल का पुत्र जो है उसका नाम नागभट्ट कहा गया है। फिर नागभट्ट ने अपनी राजधानी मांडव्यपुर से मैदांतक अथवा मेरठ को बनाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नागभट्ट है इसकी राजधानी क्या थी? मांडव्यपुर या थी, वहां से फिर मैदांतक इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत उत्पत्ति के संबंध में था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर राजशेखर ने भी प्रतिहारों को रघुकुल मुक्तामणि की संख्या दी है। ये इंपॉर्टेंट है। ये है ना, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि रघुकुल मुक्तामणि की संख्या किस वंश को दी गई है? गुर्जर प्रतिहार को, कलचुरियों को, परमार को, चंदेलों को। तो क्या आंसर हो जाएगा? कलचुरियों को। किसने दी है? तो अलग अलग नाम आ जाएंगे। नाम जैसे आ गया कि ब्रह्मीर आ गया, ठीक है, राजशेखर आ गया, धनपाल आ गया, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? राजशेखर। ठीक है, ये आपका एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है कि रघुकुल मुक्तामणि की संज्ञा किसे दी गई है? राजशेखर को दी गई है। वो सॉरी, ये प्रतिहारों को दी गई है। और किसने दी है? तो राजशेखर ने दी है। ठीक है, फिर प्रतिहार राजवंश की तीन शाखाओं ने भारत के तीन पृथक पृथक भौगोलिक क्षेत्रों पर शासन किया था। वो तीन शाखाएं कौन सी हैं? मांडव्यपुर या मेदांतक शाखा, ये जो हमने देखी थी अभी। ठीक है, नागभट्ट। फिर भृगु कच्छ यानी कि नांदीपुर शाखा, और अवंती कन्नौज शाखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अवंती कन्नौज शाखा है, और जो इतिहास है वो क्वेश्चन वगैरह भी इसी पे से आते हैं, और सब कुछ काम इन्हीं का है। ठीक है, फिर कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार का मूल स्थान उज्जैन था, ऐसा वर्णन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार पेपर हुआ था 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कहाँ से है। तो ये उज्जैन से है, ये तो ठीक हो गया। अब ये किस में दिया हुआ है? तो जैन हरिवंश पुराण में इसका वर्णन है। ठीक है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान उज्जैन था, ऐसा वर्णन हमें जैन हरिवंश पुराण में देखने को मिलता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2022 के पेपर में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से थोड़ा दिक्कत होएगा, 1 मिनट में बताता हूँ आप। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की अवंती कन्नौज शाखा के इतिहास की जानकारी। 1 मिनट। इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक तो सियादोनी अभिलेख है, फिर बचकला अभिलेख है, और ये चहमान भरतवंश तथा नागावलोक का हसौत ताम्रपत्र लेख है जो भड़ोच से मिला है। ठीक है, अभी ये तीन तीन मिले हुए हैं, है ना। सियादोनी, बचका और ये चहमान, जो कि
ताम्रपत्र लेख है जो कहाँ से मिला है हमें? हड़ौच से। और भड़ौत से मिला है तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा एरिया है आपका? गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर पाउक का जोधपुर अभिलेख है और गोहिल वंशी बालादित्य का चाटूस अभिलेख है। तो ये चार पांच आपकी जानकारी के स्रोत हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर है साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पे अगर देखें तो साहित्यिक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्य साक्ष्य यानी कि यह है कि कहाँ कहाँ से आपको गुर्जर प्रतिहार के बारे में किताबी वर्णन मिलता है। तो ऊपर हमने क्या देखा था? हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में क्या बताया गया है कि ये जो कन्नौज वाले शासक थे, यहाँ इनकी मूल उत्पत्ति कहाँ से देखी थी हमने? उज्जैन से देखी थी। और वो कौन सी किताब थी? हरिवंश पुराण। इसका लेखक कौन है? जिनसेन। फिर राजशेखर, बाल भारत और काव्य मीमांसा और बाल रामायण भी इसी टाइम पे लिखी गई थी। ठीक है, बाल रामायण भी उन्होंने गुर्जर प्रतिहार के टाइम पे ही लिखी थी। ठीक है, राजशेखर ने। और जब हम कलचुरी के बारे में पढ़े थे तब हमने राजशेखर के बारे में काफी कुछ देखा भी था। फिर चंद्र प्रभा सूरी है तो प्रभावक चरित्र लिखी है इन्होंने। जयानक ने पृथ्वीराज विजय है। स्कंद पुराण स्कंद पुराण का प्रभास खंड जो है उससे जानकारी मिलती है। और कल्हण की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो ये जो थे ये महत्वपूर्ण जानकारियों के स्रोत थे इसके गुर्जर प्रतिहार वंश के। फिर अरब यात्रियों में अगर देखें तो अरब यात्रियों ने भी गुर्जर प्रतिहार वालों के वर्णन किया है, जिसमें कौन है प्रमुख? सुलेमान है, अबू जैद अली मसूद अल मसूदी जिसको बोलते हैं, फेमस है। और अल गर्दीजी। ठीक है, तो इसमें सुलेमान और अल मसूदी ज़्यादा फेमस है। तो उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर गुर्जर प्रतिहार वंश का जो इतिहास है वो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला कौन शासक आता है? नागभट्ट प्रथम। है ना, ऊपर हमने क्या देखा था? जो राहिल करके है ना आया था ना। एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ, ये एक मिनट। ये देखो ये राजिल है ना। फिर ये वज्रभट्ट का सत्याश्रय अभिलेख में राजिल के पुत्र का नाम क्या आता है? नागभट्ट। ठीक है, तो अब इन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। तो नागभट्ट क्या है? उज्जैनी अवंती के गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। आठवीं आठवीं शताब्दी जो थी उसके चौथे दशक में इनका शासन हमें देखने को मिलता है कि 740 के आसपास। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार मलेच्छाधिपति का नाश किया था। मलेच्छ यहाँ पे अरबों से बोला गया है ना। अरब यानी कि मुसलमानों से, मतलब अब मलेच्छाधिपति तो पता ही है ना, जो विदेशी आक्रमण करता हुआ करते थे उनको बोला जाता था। अब जैसे यवनों को भी मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, 8वीं सदी के प्रारंभ में ही इन्होंने क्या करा था कि सिंध हो गया, गुजरात हो गया, काठियावाड़ा, मालवा, राजपुताना में काले बादलों की तरह छाए अरब आक्रांताओं को खदेड़ा था। हिमालय पर हमने देखा। फिर अल बिरादुरी, ये कौन था? अल बिरादुरी एक था जिसमें नागभट्ट द्वारा अरबों पर विजय की पुष्टि की है ना। जुनैद का उत्तराधिकारी निर्बल था, उसे अपने अधिकार वाले क्षेत्र से भी कुछ पीछे हटना होना पड़ा था या हटना पड़ा था। अब ये कोई अरब शासक था जुनैद, वो अरब शासक था, उसका ये शासक हुआ, उत्तराधिकारी हुआ जुनैद। तो ये आपका जो भारत है उसके पश्चिमी क्षेत्र में कुछ कुछ क्षेत्र को जीता होगा। तो उसको फिर ये नागभट्ट प्रथम ने हरा दिया था। है ना। फिर हसौत अभिलेख से ज्ञात है कि नागभट्ट का शासन भड़ौच तक विस्तृत था। ठीक है, ऊपर हमने भी भड़ौच के बारे में देखा था, तामपत्र वाला। ठीक है, गुजरात वाला एरिया। इधर नागभट्ट और इधर क्या हो रहा था कि नागभट्ट मालवा राजपूताना क्षेत्र में स्वयं को मजबूत कर रहा था। उसी समय राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों को परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अब राष्ट्रकूट शासक का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग, ये आप लोगों को पता ही है। हाँ? फिर दंती दुर्ग ने उत्तर पूर्व में आगे बढ़ते हुए नागभट्ट को भी हराया था। अब जैसे अगर आप देखोगे कि अगर हमारा भारत है ना, तो यहाँ पे नागभट्ट शासन करने लगा, यहाँ पे राष्ट्रकूट आने लगा। अब नागभट्ट क्या है? यहाँ पे चला गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाले एरिया में। और यहाँ पे राष्ट्रकूट ने क्या देखा कि नागभट्ट तो इधर पे बिजी है, तो इसी का अवसर उठाते हुए वो भी यहाँ पे आ गया था, मालवा वाले क्षेत्र में उसने आक्रमण कर दिया। अब इसको वहां से यहाँ आते आते में अपनी स्थिति को मजबूत करने में टाइम लगा होगा। अब यहाँ जहाँ आपको टाइम लगा वहां भाई साहब ने खदेड़ दिया, और दंती दुर्ग क्या हो गए? दंती दुर्ग ने नागभट्ट को हरा दिया।
फिर अमोघ वर्ष के संजन ताम्र पट्टाभी लेख में वर्णित दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में क्षत्रियों द्वारा कराए जाने वाले हिरण्यगर्भ नामक महादान में गुर्जर आदि राजाओं को प्रतिहार का कार्य करने को विवश किया था। ठीक है, अब भाई देखो ये दंती दुर्ग आए, दंती दुर्ग ने नागभट्ट को हरा दिया। अब नागभट्ट को हरा दिया तो हिरण्यगर्भ नामक इन्होंने वो करवाया था। और ये जो हिरण्यगर्भ है ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन में कौन सा जो है यज्ञ करवाया था। 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से हिरण्यगर्भ, 4-5 बोल दिया मैंने, 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से हिरण्यगर्भ उसका आंसर था। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैंने डिटेल में थोड़ा बनाया हुआ है, आप इसको ठीक से देखिएगा। हो सकता है कि आपको पेपरों में इस पे से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाए। ठीक है, तो कौन सा था, हिरण्यगर्भ नामक महादान करवाया था। इससे साम्य में रखती घटनाओं का वर्णन सामानगढ़ अभिलेख एवं एलोरा के दर्श अवतार गुहा अभिलेख में भी मिलता है। ठीक है, ये जो घटना हुई है ना, ये घटना का वर्णन किसने किया था, अमोघ वर्ष का अभिलेख था संजन ताम्र पट्टाभिलेख। ठीक है, अब क्या होता है ना कि इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि जैसे एक में मिल गया, दो में मिल गया, तीन में मिल गया, इसका मतलब ये घटना पक्के में हुई होगी। कभी कभी ऐसा रहता है कि केवल एक ही अभिलेख में इसका वर्णन मिला, बाकी कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता, ना साहित्य में वर्णन मिलता है, ठीक है, ना पुरातात्विक वर्णन मिलता है। तो ऐसा बोलते हैं कि यार ये बहुत अतिशयोक्ति टाइप की बात होगी, और ऐसा बोल देते हैं अब क्योंकि अभिलेखीय प्रमाण है तो हो सकता है कुछ ना कुछ सच रहा हो, तो उसके ऊपर बोल देते हैं कि अभी इस पे अध्ययन चल रहा है। मगर इस वाले में क्या है कि अमोघ वर्ष का संजय ताम्र पट्टाभिलेख था। इसी के साथ साथ इसी घटना का वर्णन हमें समानागढ़ अभिलेख में भी मिलता है और एलोरा के दशावतार गुहा लेख में भी मिलता है, तो इसलिए कहते हैं कि ये 100% हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा नागभट्ट प्रथम के बारे में। फिर हमारे दूसरे शासक आते हैं, कौन सा, काकुस्थ या कक्कुक या फिर देवराज देवशक्ति, और देवराज देवशक्ति। ठीक है, या थोड़ा इधर उधर ये या थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बस सेट करता हूँ। ये अब दिख रहा होगा। काक ये कौन हो गया अपना, काकुस्थ या कक्कुक और देवराज। तो संभावना कि नागभट्ट की मृत्यु 760 में हो गई होगी, तो उसके बाद ये शासक बने। कक्कुक एवं देवराज उसके भतीजे थे। कक्कुक के पुत्र नहीं थे, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात उसका अनुज देवराज शासक बना। ठीक है? अब इनके बारे में क्या ज्यादा है नहीं, इसलिए ऐसे ही चल रहा है ये। देवराज ने शत्रुओं से साम्राज्य की रक्षा की थी। किसने, देवराज ने। उसे विष्णु भक्त बताया गया है, किसमें, वराह अभिलेख में। इन दोनों का शासनकाल लगभग 760 से 780 था। किन दोनों का, ये कक्कुक और देवराज का। दोनों ने 10 साल, या किसी ने 15, किसी ने 5 साल ऐसे शासन किया होगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे वत्सराज। ठीक है, वत्सराज के बारे में क्या है कि देवराज का पुत्र था एवं उत्तराधिकारी था। ये भगवान शिव का भक्त था। ठीक है, जिनसेन कृत जैन हरिवंश पुराण का रचना काल 1783 के आसपास है। इस समय वत्सराज शासक था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हरिवंश पुराण जब लिखा गया उस टाइम पे राजा कौन था, तो उस टाइम पे वत्सराज शासक थे। ठीक है, फिर क्या है, समकालीन राजाओं ने उसकी सत्ता स्वीकारी थी, है ना। फिर वत्सराज की पत्नी सुंदरी देवी कन्नौज नरेश यशोवर्मन की पौत्री थी। कन्नौज का शासक कौन था, यशोवर्मन। इसकी पौत्री यानी कि पोती थी। ठीक है, कौन, सुंदरा देवी। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि प्रतिहार और कन्नौजों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे। फिर यहाँ पे ये नोट है, इसको याद रखिएगा कि ग्वालियर का जो प्रशस्ति अभिलेख है उसका रचना किसने करी थी, बालादित्य ने करी थी। अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, मगर कभी ना कभी आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फिर वत्सराज की बंगाल विजय के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। वत्सराज के बंगाल विजय का वर्णन राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के राधापुर अनुलेख या लेख में मिलता है, और वाणी नासिक अनुदान में भी हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने, वत्सराज ने बंगाल को जीता था। पृथ्वी विजय से भी इस घटना का प्रत्यय चलता है। पृथ्वी विजय क्या है, एक साहित्यिक रचना है। वत्सराज द्वारा गौड़ राज्य गौड़ राज्य जो था ना वो बंगाल से संबंधित है, और इस टाइम पे यहाँ पे कौन शासक थे, पाल वंश का शासन था। पर विजय का वर्णन 812 ईस्वी के बड़ौदा अभिलेख से भी मिलता है। इसमें चहमान दुर्लभ राज ने वत्सराज के सैन्य दल के साथ उसके सामंत के रूप में सहभागिता निभाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चहमान थे, ये चहमान भी
जो गुर्जर प्रतिहार थे इनके अधीन हुआ करते थे। ठीक है, ये चहमान वंश जो है यही चौहान वंश आगे चल के बनेगा, मतलब थोड़ा पृथ्वीराज चौहान वगैरह जो है वो इसी वंश से आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे से इसको लिंक किया जाता है पढ़ते टाइम। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं थोड़ा धीरे धीरे ही इसे बता रहा हूँ। फिर आते हैं राष्ट्रकूट से संघर्ष में क्या हुआ वत्सराज का। ठीक है, तो बानी एवं राधनपुर अभिलेख, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हराया था। अब ऊपर देखो, यही दोनों अभिलेख से क्या पता चला था कि वत्सराज ने, ठीक है, और ये दोनों अभिलेख किसके थे, गोविंद तृतीय के थे। और इससे ही पता चला था कि वत्सराज ने बंगाल को जीता था। और इसी अभिलेख से ये पता चल रहा है कि राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव ने जो है वत्सराज को हराया था। ठीक है, अब देखो ये जो गोविंद थर्ड है, ये उसका ये अभिलेख है। इस अभिलेख में इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनके पूर्वज रहा होगा कौन, ध्रुव। ध्रुव पहले शासक बना होगा, गोविंद तृतीय बाद में कभी आया होगा, फिर उसने ये दोनों अभिलेख जारी किए और उसमें ये जानकारी स्पष्ट करी। फिर क्या हुआ, अभिलेख में एक बात और स्पष्ट की, धर्मपाल जो पाल वंश का शासक था, वत्सराज जो प्रतिहार का शासक था, तथा ध्रुव जो राष्ट्रकूट शासक था, कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में टकराव था। है ना, इससे पता चलता है कि कैसे कैसे पता चला कि भाई पालों को किसने हराया, पालों को हराया वत्सराज ने। ठीक है, फिर वत्सराज को किसने हराया, राष्ट्रकूट के ध्रुव द्वितीय ने, राष्ट्रकूट के ध्रुव थर्ड ने हराया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सब एक दूसरे के समकालीन भी थे। ठीक है, ये क्या है, ये चीज जो चीजें हैं ना, ये समकालीन समकालीन, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन ही ऐसे रहते हैं कि पता चले कि अरे यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं बताऊं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, है ना, सार्वभौमिक गेट निम्नलिखित में से कौन सा है, एन एंड, एल एंड, एम एंड, और ए एंड। ठीक है, अब आपको इसमें अगर पता है कि यूनिवर्सल गेट जो है ना वो केवल दो ही होते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला होता है और एक और एन करके या फिर ऐसा कोई सा एक आता है। यानी कि क्या ये तो होते ही नहीं है, है ना। तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर आपको पता होता तो वैसे ही ये जो समकालीन शासक होते हैं ना, इनके बारे में अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी होना तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, और फिर ये जो तीनों आपस में लड़ रहे थे, इसी को ही त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, जो कन्नौज के लिए हो रहा था हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। वत्सराज ने पूर्वी सीमा को तो सुरक्षित किया मगर दक्षिणी सीमा को नहीं कर सका। अब ध्रुव ने इसको हरा दिया था, तो इससे क्या अनुमान निकलता है कि पूर्वी सीमा तो उसने सुरक्षित कर ली थी मगर दक्षिणी सीमा नहीं कर पाया, क्योंकि अगर कर पाता तो ध्रुव भी इसको हरा नहीं पाता। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब वत्सराज को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हरा दिया, तो फिर उसने जालोर राजस्थान से शासन प्रारंभ किया। ठीक है, भगा भोगू दिया होगा उसको लात मार के। और फिर गोविंद ध्रुव के गोविंद तृतीय ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय शासक बना। इसके काल में राजा ध्रुव ने वत्सराज और देश के पाल शासक धर्मपाल से क्षेत्र जीते थे, उन्हें दोनों शासकों ने पुनः प्राप्त किया। अब क्या हो गया था कि ध्रुव मर गए, ध्रुव के मरने के बाद कौन शासक बना, गोविंद तृतीय। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि ध्रुव ने जो भी इसको भी हरा दिया था, वत्सराज को धर्मपाल को, दोनों को हरा दिया। अब क्या है देखो, धर्मपाल वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया, और फिर वत्सराज ने इसको हरा दिया, धर्मपाल को हरा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्मपाल का जो भी एरिया था वो किसके पास चला गया, वत्सराज के पास चला गया। और वत्सराज को किसने हरा दिया, ध्रुव ने हरा दिया। तो यानी कि इन दोनों का एरिया जो है वो ध्रुव के पास आ गया। फिर गोविंद तृतीय शासक बने। तो इसके काल में क्या हुआ कि ये जो पाल शासक और ये आपके गुर्जर प्रतिहार शासक थे, इन दोनों ने वापस से जो क्षेत्र ध्रुव से हारे थे उनको वापस से जीत लिया था। ठीक है, अब ये बस ये पता है पूरे इतिहास में जब तक ये मुस्लिम आक्रमण नहीं होते ना तब तक बस यही चलता रहेगा। पुनः प्राप्त किया मगर गोविंद तृतीय ने फिर से इन दोनों को हरा दिया था। ठीक है, प्राप्त किया, फिर देखा कि गोविंद तृतीय, अरे यार ये क्या हो गया, सो के उठे होंगे वो, तो उन्होंने फिर वापस से इन दोनों को हरा दिया। अब क्या हो रहा था कि अब वत्सराज की शक्ति का हास्य हो चुका था, गोविंद तृतीय भी जीत कर वापस चला गया था। इसी अवसर का लाभ उठाकर धर्मपाल ने पूरे उत्तर भारत को पुनः जीत लिया था। किसने जीत लिया था, धर्मपाल ने।
ठीक है, कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाया और कन्नौज में चकरा युद्ध को सामंत के तौर पर नियुक्त किया। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि वत्सराज कुशल शासक प्रशासक था, मगर अपने अंतिम समय में वह काफी बड़े क्षेत्र को हार चुका था। तो ये वत्सराज के बारे में दिया हुआ है पूरा वर्णन। फिर हमारे जो दूसरे शासक आते हैं वो कौन से हैं, नागभट्ट द्वितीय। इनके टाइम पे क्या रहा कि कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक राजा कहा जाता है। अब देखो कन्नौज में अगर बात आ रही है ना, कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे बोला गया है, तो कन्नौज में बात आएगी नागभट्ट द्वितीय की। ठीक है, प्रथम मत लगा के आ जाना। वैसे तो ओवरऑल अगर देखें तो नागभट्ट प्रथम आता है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक के तौर पे। अगर यहाँ पे अगर लिखा है क्वेश्चन में कि कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट द्वितीय थे। उज्जैन में के गुर्जर प्रतिहार का चौथा शासक, अब देखो उज्जैन वाली वंशावली अगर आप लेकर आओगे तो उसके क्रम में ये चौथा शासक थे, कौन, नागभट्ट द्वितीय। कन्नौज के चकरा युद्ध पाल शासक धर्मपाल को हराया था इन्होंने। ठीक है, ऊपर अभी हमने देखा था कि वत्सराज अपने आखिरी आखिरी टाइम में कन्नौज हार चुके थे, और कन्नौज में धर्मपाल ने क्या किया था, चकरा युद्ध को अपना सामंत नियुक्त कर दिया था। तो नागभट्ट द्वितीय ने चक्र युद्ध को हरा करके वापस से कन्नौज पर कब्जा कर लिया, अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ऐसा भी वर्णन कि कन्नौज से ग्वालियर राजधानी भी बनाई थी। प्रबंध कोश एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये वर्णन देखने को मिलता है। तो ये वाली जो दो फैक्ट है ना, इसको थोड़ा याद भी रखिएगा, और आप खुद भी इस वाले फैक्ट को चेक करिएगा। ठीक है, फिर विजय कौन कौन सी हुई नागभट्ट की, तो ग्वालियर प्रशस्ति में सर्वप्रथम आंध्र, सिंध, विदर्भ एवं कलिंग के राजाओं को अधीन किया था इन्होंने। ग्वालियर प्रशस्ति में ऐसा वर्णन मिलता है। फिर विदर्भ के शासकों ने इसलिए साथ दिया क्योंकि, अब देखो भाई ये विदर्भ है। अब यहाँ पे विदर्भ के शासकों ने इसलिए साथ दिया क्योंकि वो गोविंद तृतीय की जो नीतियां थी उसकी दमनकारी नीतियों से परेशान हो गए थे, असंतुष्ट थे। इस कारण से उन्होंने नागभट्ट द्वितीय का साथ दिया। इसलिए नहीं दिया था कि नागभट्ट ने ये क्षेत्र जीत लिए थे, इसलिए दिया था कि वो गोविंद तृतीय से परेशान हो गए। ठीक है, फिर संजन तामपत्र है, इसमें क्या बताया, साम्राज्य पंचाल तक इसका विस्तृत हो चुका था। अब इसी में क्या है, नोट है ये, तुरुष्क शब्द अगर जैसे कभी आ जाए कि तुरुष्क शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो अरबों या मुस्लिम्स के लिए ये यूज हुआ है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये इसमें तो पता नहीं, मगर हो सकता है कि यूपीएससी के प्री में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि तुरुष्क वर्ड इज यूज फॉर आइडेंटिफाइड टू हुम। क्या, फिर गौड़ नरेश धर्मपाल पर विजय प्राप्त की इन्होंने। अब ये देखो धर्मपाल ऊपर भी हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा, धर्मपाल बूढ़ा हो रहा होगा। बूढ़े होते होते सबकी क्षमताएं कम हो ही जाती हैं, वो हम सबको पता ही है, तो इसलिए ये हारा भी होगा। तो कन्नौज पर अधिकार करने के पश्चात बिहार के एक भीषण युद्ध में उसने धर्मपाल को हराया। ये वर्णन हमें ग्वालियर प्रशस्ति से हमें ये वाला वर्णन भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, पाउक के जोधपुर अभिलेख में इस स्थान का नाम मुंगेर या बिहार बताया गया है। किसमें, ये बाउक का जोधपुर अभिलेख था उसमें। ठीक है, बाउक का जोधपुर अभिलेख में बताया गया है कि इस स्थान का नाम मुंगेर था, जहां पे इसने धर्मपाल को हराया था। किसने हराया था, नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, फिर क्या है, चहमान शासक गुवन की बहन कलावती ने नागभट्ट द्वितीय से विवाह किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो चहमान शासक है इनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे किसने, गुर्जर प्रतिहार वंशों ने। ठीक है, अब वैवाहिक संबंध बन गए यानी कि क्या, दामाद हो गए, और फिर दामाद तो पता ही है कि दामाद जी अंगना में पधारियो। ये तो बहुत पुराने टाइम के गुर्जर दामाद थे, तो उस टाइम पे तो पता नहीं क्या ही ट्रीटमेंट मिलता था। फिर नागभट्ट सेकंड का साम्राज्य हिमालय के तलहटी, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा, हिमालय के तलहटी से नर्मदा नदी तक था। पश्चिम में चहमान एवं पूर्व में गौड़ देश तक शासन था, किसका, नागभट्ट सेकंड का। ठीक है, अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, यानी कि एक तरीके से आप देखो तो पूरा उत्तर भारत वाला एरिया इनके कब्जे में आ गया था। भुजकाला अभिलेख में जोधपुर के क्षेत्र को नागभट्ट द्वितीय का स्व विषय कहा गया है, यानी कि प्रत्यक्ष शासन होगा। प्रत्यक्ष शासन होगा क्योंकि स्व विषय कहा गया है। स्व विषय यानी कि स्वयं का विषय, समझ सकते हो आप। फिर श्वेतांबर जैन कवि प्रभा चंद्र सूरी ने प्रभावक चरित्र रचना की थी। में वप भट्टी चरित्र अध्याय में वप भट्ट से प्रभावित होकर नागभट्ट द्वितीय द्वारा जैन धर्म स्वीकार कहे जाने की बात कही गई है। किसमें, ये प्रभाचंद्र प्रभावकर चरित्र प्रभाव प्रभावक चरित्र में। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जो जैन धर्म से प्रभावित था। अब अपनाया कि नहीं अपनाया पता नहीं, क्योंकि ये वाला जो वर्णन है ना केवल इसी साहित्य में मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। तो इसलिए संभावना क्या बनेगी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक जैन धर्म से प्रभावित था, तो नागभट्ट द्वितीय प्रभावित था।
दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो जैन कवि थे प्रभाचंद्र सूरी की कृत्य कौन सी है, तो प्रभावक चरित्र थी। या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावक चरित्र का लेखक है, तो कौन है, प्रभाचंद्र सूरी। याद करने में अगर दिक्कत हो रही तो प्रभा प्रभा से लिंक कर सकते हो आप। विद्वानों ने नागभग द्वितीय का जो शासनकाल है वो 792 से 833 बताया है। अब ये वाला जो शासनकाल है ना भाई, देखो पुराने टाइम पे रहता था, तो बहुत है ना इसमें उटपटांग चीजें रहती हैं कि मतलब 5-10 साल इधर उधर हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर है रामभद्र, ठीक है। रामभद्र में क्या है, ये नागभग द्वितीय का पुत्र था। कौन, रामभद्र। फिर 833 में ये शासक बना, भगवान सूर्य का परम भक्त था, ग्वालियर की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था इसके टाइम पे। और इसका जो शासन काल था वो 836 तक था, यानी कि इसने कितने साल शासन किया, 3 साल शासन किया। अब 3 साल शासन किया है तो इसकी कुछ उपलब्धि रही होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। कोई युद्ध हुए होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसने कोई क्षेत्र हारा हो गया क्या, हारा होगा क्या इसका कोई क्षेत्र, तो संभावना है कि हारा होगा, क्योंकि कम शासन काल है तो कम शासन काल में कोई अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को इतना नहीं कर पाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ वर्णन हमें मिलता नहीं है कि इस टाइम पे ये हारा हुआ होगा या फिर यह हुआ होगा, मगर ये बस ऐसी कहने की बातें हैं ताकि दूसरी चीजें आपको समझ में आ सकें। इस समय पाल शासक देवपाल ने खोए साम्राज्य को पुनः प्राप्ति के लिए प्रयास किया था। इसने पाल शासक कौन था, देवपाल, उसने। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 3 साल का ही शासनकाल रहा था, तो 3 साल में कोई कितना ही वो कर पाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही था, ठीक है। ये अभी केवल पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में जो है हम मिहिर भोज के बारे में हम पार्ट 2 में देखेंगे, है ना। तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।